Good morning, students. How are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का हमारा टॉपिक जो सामाजिक न्याय और हास्याकरण जो समाज है उसी को हम और आगे बढ़ाने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हमने जैसे आपका चैप्टर का नेम है सामाजिक न्याय और हास्याकरण। ये हास्याकरण समाज जैसा कि मैं आपको इसका पिछले टॉपिक में ये समझा चुके हैं कि हास्याकरण समाज वे समाज होते हैं जो आर्थिक, सामाजिक और अन्य सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं और उनको पिछड़ेपन का शिकार बताया जाता है या वो होते हैं और इसकी वजह से वो बराबरी की सारी सुविधाएं जो अगर कोई राइट सरकार की तरफ से भी कोई सुविधा उनके लिए दी जाती है तो उसमें भी वो उतना लाभ नहीं ले पाते हैं जितना बाकी समुदाय उठा पाते हैं। इस वजह से ऐसे समुदाय को हास्याकरण का समाज कहा जाता है। जब हमारे देश के अंदर संविधान सभा गठित हुई थी उन्होंने भी हास्याकरण के समाज की समस्या को उजागर किया था। जयपाल सिंह जो कि संविधान सभा के एक सदस्य थे उन्होंने भी एन.जी. रंगा उन्होंने भी यही बात कही कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं जो आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार हैं उनको अधिकार का जो भी फायदा उनको दिया जाता है वो उसका लाभ तक नहीं उठा पाते हैं। और ऐसा तब है जब देश स्वतंत्र है। देश स्वतंत्र होने के बावजूद ये बहुत ही गंभीर विषय है कि अगर किसी जाति को सरकार की तरफ से कोई सुविधा दी जाए और वह उसका लाभ लेने से भी वंचित रह जाए तो ऐसा क्यों है। कुछ लोगों को इतना मतलब ऐसी परिस्थितियों में वो सदा रहते आए हैं, खास तौर पर यही एससी और एसटी के जो लोग हैं उच्च जाति के लोगों ने इनको इतना दबाया है, इतना परेशान किया है, इनका सामाजिक शोषण किया है कि अपने आप को ये मान के चलने लगे हैं कि शायद हमारे भाग्य में यही चीज है। लेकिन ये बात उचित नहीं है कि ऐसा उनके लिए मान लेना, ये बिल्कुल गलत बात है। उचित बात ये होती है कि कोई भी चीज जब इस तरह की उनके साथ हो तो वह उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर सके, अपनी बात रख सके तो ये तब बात ठीक मानी जाएगी। नहीं तो अगर वो उन्होंने भाग्य के भरोसे अपने दुर्भाग्य इसे मान लिया तो ये फिर समाज के लिए एक कलंकित होने वाली सी बात है। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण उपाय। जो अल्पसंख्यक हैं धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, वर्ग के आधार पर या वर्ण के आधार पर, किसी के आधार पर कोई समाज अगर अल्पसंख्यक है तो उस अल्पसंख्यक समाज को किसी भी लिहाज से बराबरी के दर्जे तक उसे लाना पड़ता है और इसके लिए सरकार ने विशिष्ट प्रावधान अल्पसंख्यकों के लिए किए हुए हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की हमेशा ख्याल रखी जाती है, किसी प्रकार का शोषण होने नहीं दिया जाता है। हमारे देश में हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कई बार पत्थरबाजों के द्वारा हमारी आर्मी पे, पुलिस पे, जम्मू कश्मीर पुलिस पे उन्होंने पत्थरबाजी की जो कि अल्पसंख्यक समाज के द्वारा की गई थी। अब उन लोगों के लिए सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और वहां पर आर्मी की संख्या बढ़ाई गई और धीरे धीरे करके अब आप देख लीजिए संवैधानिक प्रावधान वहां पे बदले गए हैं कि जो जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 जो प्रावधान होता था उसको कमजोर बनाया गया और अब वहां पर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। तो इसलिए किया गया क्योंकि देश के अंदर ये समस्या गंभीर होती जा रही थी और अलगाववाद की समस्या को रोकने के लिए, आतंकवादियों के प्रभाव को रोकने के लिए, उनकी जो अवैध गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए सब किया गया। तो अल्पसंख्यक समुदाय को दबाने के लिए नहीं किया गया है, लेकिन यह जो वहां पे रहने वाले लोग हैं वह शांतिपूर्वक अपने जीवन को जी पाए उनके लिए एक माहौल बनाया गया है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में हक है कि उसके लिए अच्छा माहौल मिले, अच्छा पर्यावरण मिले, अच्छा वातावरण मिले। इससे आगे चलते हैं धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसकी क्या जरूरत है। धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं वह डरे डरे से ना जिए। बहुसंख्यक समाज कहीं ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ बुरा कर देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी कॉन्फिडेंस से वो अपने जीवन जी सकते हैं और अपने जो उनकी डिमांड्स है वो सरकार के सामने रख सकते हैं। और अगर बहुसंख्यक समाज धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को तंग करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और उनके लिए अनुकूल माहौल तैयार करने का सरकार का प्रावधान है। हमारे देश के अंदर जैसे कि आप सभी जानते हैं धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री कैसे, क्योंकि हमारे देश का अपना कोई धर्मतांत्रिक राज्य भारत नहीं है। अपने देश के अंदर धर्म को राजधर्म घोषित नहीं किया गया है और हमारे देश के लिए सभी धर्म बराबर है। कानून की नजर में सभी धर्मों को
बराबर मान्यता दी गई है। ऐसा नहीं कि भारत धर्म के खिलाफ है, खिलाफ नहीं कह रहे हैं, लेकिन सबके साथ समान दर्जा, सबके साथ समान व्यवहार की नीति पे काम करता है और सब लोगों को अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने की पूरी पूरी छूट दी गई है। ये इस तरह की जो प्रावधान है, वो जो प्रोविजन है हमारे संविधान के अंदर सेक्युलरिज्म के लिए अपनाए गए हैं। यहाँ पर जो भाषाई अल्पसंख्यक है, भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक होते हैं। हमारे देश के अंदर हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और बाकी अन्य जो भाषाएं हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और मराठी या फिर अन्य जो भाषाएं हैं, चाहे वो राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, तो उनकी अपेक्षा हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या इंडिया में ज्यादा है। तो जब संविधान सभा में भी ये प्रश्न उठा था कि आर.वी. धुलेकर ने स्पष्ट कह दिया कि जिसको हिंदी नहीं आती वो इस संविधान सभा का सदस्य बने हैं तो उठ के चले जाएं, जिनको हिंदी समझ नहीं आती है, बोल नहीं सकते। तो ये बात एक दबावपूर्ण प्रवृत्ति को दर्शाती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देश के अंदर भाषाई अल्पसंख्यक भी हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है। अगर हम दबावपूर्ण नीति बनाएंगे तो वो लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं देश के टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए इस चीज को बहुत ही ध्यान से रखना है और किसी प्रकार का भेदभाव होने नहीं देना है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ। भाषाई अल्पसंख्यक ये ना माने कि उनकी भाषा की कोई कदर नहीं है या कोई इज्जत नहीं है। हिंदी बेशक से ज्यादा संख्या में लोग बोलते हैं, लेकिन ये किसी पे थोपी नहीं जाएगी। चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश को भी किसी पे थोपा नहीं जाएगा। ये उनकी इच्छा पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सी भाषा बोलते हैं। हमारे देश में मातृभाषा का भी काफी सम्मान है, काफी इज्जत है। इससे आगे चलते हैं। एससी और एसटी के लिए संवैधानिक प्रावधान। हमारे देश के अंदर एससी और एसटी के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, जैसे लोकसभा में और राज्यसभा के लिए, इनके लिए चुनाव के अंदर आरक्षित स्थान होते हैं और उन आरक्षित स्थानों पे सिर्फ इन्हीं संबंधित जातियों के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और वो चुनाव में आ पाते हैं। बावल का एग्जाम्पल इसके लिए हम दे सकते हैं। बावल का एग्जाम्पल एमएलए की सीट के लिए रिजर्व सीट है। इसी तरह से अंबाला और सिरसा, ये दो सीटें जो संसदीय सीट आरक्षित सीटें हैं। तो इससे पता चलता है कि पूरे भारत में इसी प्रकार आरक्षण लागू है और एससी एसटी को उन आरक्षित स्थानों से चुन करके और लोकसभा में और राज्यसभा में स्थान सुरक्षित किए गए हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी जाति को मजबूत किया गया है और इसमें ये है कि वे अपनी जाति के नेता के माध्यम से अपनी बात संसद तक पहुंचा सकते हैं। उनके लिए अपने प्रावधान अपने हिसाब से, अपने देश में कुछ अगर गलत होने लग रहा है तो उसको रोक सकते हैं और अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। इसके अलावा अस्पृश्यता क्या होती है? इसको अनटचेबिलिटी कहा जाता है। अस्पृश्यता का मतलब है कहीं भी अगर उच्च जाति के लोग निम्न जाति के साथ में अगर गलत व्यवहार करते हैं, छुआछूत की नीति को अपनाते हैं, मंदिर में जाने से रोकते हैं, पीने के पानी के लिए कुएं पर या किसी ट्यूबवेल पर उन्हें पानी पीने से भरने से मना करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल 17 जो है उनको ऐसा करने से रोकता है और उन्हें सजा भी मिलेगी, उन पर जुर्माना भी लगेगा। हरिजनों के लिए उत्थान के लिए महात्मा गांधी जी की भूमिका, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी थे और उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर हिंसा को गलत मार्ग बताया, अहिंसा को उन्होंने पवित्र मार्ग बताया। उन्होंने हरिजनों के साथ होने वाली तुच्छ हरकतों को और सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए, हरिजनों को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला, हरिजन, और उस हरिजन के अंदर वे पूरी तरह से खुली छूट देते थे। आम जनमानस के जो लेटर्स होते थे, जो नेताओं के नाम पे लिखे जाते थे, तो उन पत्रों को वह उसके अंदर छाप देते थे ताकि निम्न जाति के लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी बात आगे नहीं जा रही है। यहाँ पे हरिजन नाम है कि हरि के जन, भगवान ईश्वर के जन, ये अपने आप में उन्हें सम्मान देने के लिए काफी है। और इसके अलावा वह समाज के अंदर जाति के आधार पर, खास तौर पे अनुसूचित जाति, जनजाति, उन्हें कभी भेदभाव नहीं मानते थे। वह उनके घरों पर जाकर उनके साथ में खाना खाते थे, उनके जैसे ही कपड़े पहनते थे। तो यहाँ पे कभी ऐसा यहाँ जातिगत भेदभाव फैलाने का कार्य उन्होंने नहीं किया और उन्होंने इसे अवैध भी बताया। जब B.R. अम्बेडकर जी ने जाति के आधार पर शेड्यूल कास्ट को, एसटी को, उन्होंने आरक्षण की बात कही और एक पृथक निर्वाचिका की बात की, तो उन्होंने कहा कि आप पृथक निर्वाचिका मत मांगिए, हम आरक्षित स्थान दे सकते हैं, लेकिन जो आप पृथक निर्वाचिका अगर मांगोगे तो ये विकास की मुख्य धारा से भटक जाएंगे, तो ये आपके लिए भी नुकसानदायक रहेगा, आपकी जाति के लिए नुकसानदायक रहेगा। तो इसलिए उन्होंने उन्हें पूना पैक्ट के माध्यम से समझाया।
इससे आगे चलते हैं अस्पृश्यता को समाप्त करने के संवैधानिक प्रावधान। इसमें अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 17 लाया गया है। कहीं भी मंदिर में जाने से रोका जाता है हरिजनों को या SC ST को, या फिर उन्हें पीने के पानी का प्रबंधन करने से या उन्हें पीने के पानी से रोका जाता है, पहुंच से रोका जाता है, उन्हें पीने का पानी दिया नहीं जाता है, भेदभाव फैलाया जाता है, या कहीं भी शारीरिक रूप से अगर किसी को टच होने से उसे मतलब एक तरह से तुच्छ भावना से कभी देखा जाता है, या अपना उनका व्यवहार इस तरह का रहता है, या बस में ट्रेन में कहीं भी कोई छुआछूत की भावना देखने को मिलती है, या स्कूल कॉलेज में कहीं हर जगह, या किसी भी कार्यशाला पर, किसी फैक्ट्री के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल भी मतलब सहनीय नहीं होगा और हर हाल में को वर्जित करना है। इसके अलावा अस्पृश्यता को समाप्त करने में हमारा क्या योगदान है? हमारा योगदान ये हो सकता है कि हम समाज को थोड़ा मोटिवेट करें, हम मोटिवेट करें लोगों को, ये कहें कि भी समाज के अंदर किसी के रूप में हम ये जाति के आधार पर ऐसा अनुचित व्यवहार समाज में उपयोग में ना लाएं, क्योंकि इससे गलत व्यवहार समाज के अंदर सामने आता है। किसी ना किसी रूप में उन लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि देखो भगवान ने हमें किस जाति में पैदा किया जिसका सम्मान आज नहीं है, और वो अपनी बराबरी के साथ में नहीं रह पाते हैं, तो उनको सोचने पे ऐसा मजबूर क्यों करते हो? तो हमारे समाज के अंदर जब प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने समान रूप से पैदा किया है, सबके वही दो आंखें, वही दो हाथ, वही दो पैर, सब रूप से समान है, तो फिर क्यों उनको जाति के आधार पर ऐसा निकृष्टतम माना जाता है? उनको बराबरी के दर्जे पर क्यों नहीं माना जाए? आज सरकारों ने प्रयास करते हुए कुछ इस तरह के कदम भी उठाए हैं। अगर उच्च जाति का लड़का या लड़की निम्न जाति के लड़के या लड़की शादी करते हैं तो प्रोत्साहन इसे दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है और उनकी हिफाजत भी की जाती है कि कहीं अगर जाति के ठेकेदार कहीं उनको कहीं उन्हें मार ना दें या उनके खिलाफ एक्शन ना ले लें, और उनकी सुरक्षा भी उनको दी जाती है, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है। इससे आगे हम चलते हैं तो ये आपका जो टॉपिक है इसमें अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण के लिए बहुत से उपाय सरकार की तरफ से हो रहे, समाज का भी दायित्व बनता है कि वो कुछ सामाजिक उपाय उनके लिए करें। कहीं भी अल्पसंख्यकों को डर महसूस नहीं होना चाहिए कि बहुसंख्यक समाज उनके लिए बहुत कुछ नुकसानदायक होगा या उनका नुकसान करेगा। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। ये भी बार बार राष्ट्रीय आयोग इन पे ध्यान रखता है कि कहीं भी जातीय, धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो वह रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर और उस समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से सरकारों के माध्यम से कराता है, कोर्ट के माध्यम से कराता है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये इस तरह की नेशनल कमीशन बनाने का मकसद है कि धार्मिक आधार पर, भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं वे व्यक्ति अपने समान रूप से प्रतिष्ठापूर्ण और गौरवमयी जीवन जी सके, इसके लिए किया गया है। ST और ST के लिए संवैधानिक प्रावधान बहुत से रिजर्वेशन शिक्षा की संस्थाओं में भी दिया गया, इलेक्शंस में भी दिया गया, और हर जगह पर आरक्षण की सुविधाएं इन लोगों को दी गई हैं ताकि ये लोग ऊपर उठ सकें, शिक्षा की दृष्टि से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, हर तरह से। अस्पृश्यता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं होगी जाति के आधार पर, और ये जाति के आधार पर अस्पृश्यता अगर कहीं होती है तो उसे बिल्कुल से पनिशमेंट का हकदार होंगे जिसने भी वो जाति भेद करने की कोशिश की या फिर अस्पृश्यता को दिखाने की, छुआछूत को अपनाने की का प्रयास किया। आज भी हम अखबारों में इस तरह की न्यूज देख पाते हैं क्योंकि लोगों की रूढ़िवादी सोच को, लोगों को परिवर्तन करने में मुश्किलें आ रही हैं। हरिजनों के लिए उत्थान के लिए महात्मा गांधी जी की भूमिका थी। उन्होंने इसे कहा कि ये हरि के जन है, इनको सम्मान मिलना चाहिए, किसी प्रकार से भेदभाव वर्जित होना चाहिए, और वह उन्हें सम्मान देते थे। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधान, वे अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए भी बार बार प्रयास करते थे महात्मा गांधी जी, और हरिजनों को भी सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने बार बार एक भोज का आयोजन करते थे जिसमें सभी हरिजनों को बुला करके सह सम्मान उन्हें खाना खिलाया जाता था। अस्पृश्यता को समाप्त करने में हमारा योगदान ये है, हम जनता को, अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से अवेयर करें कि सब लोग बराबर हैं, किसी प्रकार का भेद उन लोगों के बीच होना नहीं चाहिए, और सब लोग समान हैं तो फिर भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा समाज एक जैसे लोगों से मिलकर बना है, चाहे वो जाति कोई भी हो, लेकिन समाज तो हमारा एक जैसा ही है। इस प्रकार ये आपका टॉपिक पूरा होता है। इस पूरे टॉपिक के अंदर आप इसके इन बिटवीन क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर अपनी नोटबुक में लिखें और इस चैप्टर को अपनी टेक्स्ट बुक से रीड करें। धन्यवाद।